गाइस वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं माय फाइनल रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर एल्विश यादव बाय ध्रुव राठी। तो गाइस इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर दिया है एंड इट्स अ मोस्ट व्यूड वीडियो ऑफ माय चैनल राइट नाउ। 55K प्लस व्यूज उस पर हो चुके हैं। काफ़ी मेजर सपोर्ट, काफ़ी मैसिव सपोर्ट मिला था मेरे को उस पर और वीडियो भी काफ़ी खतरनाक था। ध्रुव राठी ने काफ़ी चीज़ें जो एल्विश की ही वीडियो से एल्विश को निकाल के दे दी थी और बहुत सारे जो पॉइंट्स थे, लाइक मेरे को पॉलिटिक्स की जीरो नॉलेज है, स्टिल मेरे को काफ़ी चीज़ें देखने को मिली थी, उसमें काफ़ी चीज़ें समझ आ रही थी। बहुत क्रेजी वीडियो था और अभी सेकंड पार्ट आ चुका है जो कि फाइनल रिप्लाई है। आई थिंक इसके बाद ध्रुव राठी इससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाने वाला है एंड एल्विश की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है फर्स्ट वीडियो का। तो बिना किसी देरी के जंप करते वीडियो पे, लेट्स गो। पकड़ लिया, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर। इन गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी, तुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम है। पोषम पा भाई पोषम। इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम है। पोषम पा भाई पोषम पा। लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है राखीगढ़ी। यहाँ एक कहाँ की बात हुई है ये? मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ भाई, मैं हिसार का ही हूँ, मैं हिसार में ही रहता हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है राखीगढ़ी। यहाँ एक्सकवेशन हुई तो पता चला कि यहाँ 7-8 हजार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। लेकिन कमाल की बात देखिए कि वो ये सच है, ये मैंने भी सुना हुआ है। मैं गया नहीं हूँ कभी भी, यहाँ रहता मैं हिसार में हूँ बट मैं यहाँ पे गया नहीं, लेकिन मैंने सुना बहुत बार है। वो सिविलाइजेशन आज तक एल्विश यादव की गली तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि ये बेवकूफ आज भी अनसिविलाइज्ड है। कहीं गाली गलौज करना, कहीं मारपीट करना, नफरत फैलाना, नशे करना, युवाओं को बैटिंग की आदत लगवाना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब इसके रोज के कारनामे हैं। और इसके क्रिंज कंटेंट को जब व्यूज ना मिले तो बीच बीच में ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना लो। ये तो वैसे भी इन गोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर पीछे आवाज डाली के ऊपर वीडियो बना लो। ये तो वैसे भी इन गोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स की बेवकूफी एक्सपोज करी जानी चाहिए जनता के सामने, ताकि लोगों को पता तो लगे अगर वो ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो वो कितने बड़े बेवकूफों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है, इन यूट्यूबर्स को खुद कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि एल्विश जैसे बेशर्म लोग मानते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। ये फैक्ट है भाई, बहुत सारा। अरे 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 ए एल्विश भाई लेकिन ये फैक्ट है बड़ा भाई। नेगेटिव मार्केटिंग इज ऑल्सो है मार्केटिंग फॉर पीपल जिनको पैसे से ही प्यार होता है। बॉलीवुड में बहुत बार हो चुका है। इवन जो रामायण से रिलेटेड प्रभास वाली बनी थी उसमें भी यही बोला गया था कि इन्होंने नेगेटिव मार्केटिंग करके पैसा कमा लिया इतना, जो शायद पॉजिटिव मार्केटिंग करके ना कमा पाते ना, क्योंकि एल्विश जैसे बेशर्म लोग मानते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। बुरा क्या क्या हुआ? बुरा यही हुआ कि मीम्स बन रहे थे, हंस रहे थे। ये तो अच्छी बात है, पब्लिसिटी होती है। पिछले वीडियो के बाद आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं इस एक इंसान पर वीडियो बनाकर। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि यहाँ बात सिर्फ इसे एक इंसान की नहीं है। हमारे समाज में जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, मेरा मानना है कि ये एक एल्विश यादव की पर्सनैलिटी उन सब गलत चीजों का पर्सोनिफिकेशन है। ऐसे लोग हमारे यार देखो, ये चीज़ मेरे को भी ओपनली बोलनी पड़ेगी क्योंकि मैं किसी को लेके बायस्ड नहीं हूँ। मैं ना बहुत मेजर ध्रुव राठी का फ़ैन हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा मेजर एल्विश का फ़ैन हूँ। और पॉलिटिक्स से तो मेरे को पर्सनली हमेशा से ही नफरत रही है, बचपन से ही नफरत रही है। तो मैंने पॉलिटिक्स को तो कभी फॉलो ही नहीं करा है। बट अगर बात आए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस की, तो आई थिंक एल्विश वहाँ पे मिस आउट करता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है उसका ऑडियंस पे। पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं बताता हूँ तुमको, जैसे आशीष चंचलानी है, ट्रिगर्ड इंसान है, फुकरा इंसान है, उसके अलावा कुछ काइंड ऑफ हर्ष बेनीवाल को भी कह सकते हैं हम, क्योंकि वो करता वो भी है कुछ ना कुछ बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करता है। और मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने में मैं इतना गलत नहीं समझता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर इंसान के पास अपना एक दिमाग है पड़ा जो सोच सकता है कि बैटिंग ऐप्स को यूज़ करना है कि नहीं करना है। हर्ष बेनीवाल का जैसा कंटेंट है पड़ा, उसको खर्चा निकालने के लिए अगर वो प्रमोट कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो फेयर है पड़ा। तुम्हारे अपने कैलिबर के ऊपर है, तुम कितना समझते हो कितना नहीं समझते। अगर तुमने बैटिंग साइड में जाना होगा तो तुम इनके प्रमोशन के बिना भी चले जाओगे, अगर नहीं जाना होगा तो फिर तुमको 100 लोग भी सिर पे चढ़ के नाचो तो भी तुम नहीं जाओगे। तो वो पार्ट को अगर साइड पे रखे, तो जैसे इस पे वो हाथापाई वाला सीन हुआ है और सीन हुआ है, ओपनली इंस्टा पे बोल देना कि ये वाला बंदा इसकी माँ कर दो,
वैसी जो चीजें पड़ी वो उस मामले में मैं ओपनली कहता हूँ कि वो बहुत गलत है। वो एल्विश जैसे बिग फैन बेस वाले बंदे के लिए बहुत गलत है करना वैसा। समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं और इस एक को सुधार दिया तो उसका असर हमें लाखों करोड़ों लोगों पर देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में सबसे पहले इसके कुछ और झूठ पकड़ते हैं। और ये चीज में मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो था उससे काफी मेरा माइंडसेट में चेंजेस आए हैं, काफी चेंजेस आए हैं। लाइक मेरे को अभी थोड़ा मेरे को फील होने लगा है कि पॉलिटिक्स की थोड़ी सी नॉलेज मेरे को भी होनी चाहिए। ध्रुव की लास्ट वीडियो देखिए, तब से मेरे को थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि पॉलिटिक्स की ना से एटलीस्ट डेली बेसिस पे जो देश में चल रहा है, हमारे दुनिया में चल रहा है, उसकी नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए। मैं ज़्यादा साइंस फिक्शन में घुसा रहता हूँ, बट इसकी लास्ट वीडियो का मेरे को इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी पड़ा है। ऊपर देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में सबसे पहले इसके कुछ और झूठ पकड़ते हैं और सेकंड हाफ में इसे सुधारने का काम चालू करते हैं। थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लो यार। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत बची होगी। मुझे पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है अभी तक, बट अभी आएंगे और भी पॉइंट्स है। आ जा। ओके आपको ओके, शायद पता ना हो कि हाँ पता है, हमको सब पता है, कुछ नहीं पता है। पिछले वीडियो में और भी पॉइंट्स है। वीडियो 657। पिछले वीडियो में इसका बेवकूफी काउंटर 9 पर था, तो वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। एल्विश कहता है कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। देख एल्विश, हर इंसान के पास यहाँ एक चीज होती है जिसका नाम है दिमाग। यही मैंने बोला है वो बैटिंग वाले के लिए। ये अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, बट ये बात सच है यार। जिसने नशा नहीं करना, अगर उसके दिमाग में बैठा हुआ मैंने नहीं करना, तो वो कैसे भी नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। अगर तू इस चीज का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेता तो अपने आप से पूछता कि आखिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्यों शेयर करना चाहता हूं? मुझे क्या मिलेगा ये करके? ऑब्वियसली ये चीज झूठ है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ साल पहले टेलीग्राम पे एक ये बड़ा कॉमन बग था। गूगल पर सर्च करके देख टेलीग्राम पोर्नोग्राफिक बग, रेडिट पर ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि ये तो है भाई। ये सॉरी थोड़ा ज़्यादा पॉज लगेगा, क्योंकि मैं मुंहफट आदमी हूँ। मैं एग्जैक्टली जो फील करता हूँ बोल देता हूँ, और मेरे कभी भी वीडियो में कट भी तुमको देखने को नहीं मिलेगा। जो जबान पे है वही वीडियो में है पड़ा। हो सकता है मैं गलत बोल दूँ, बट वो वीडियो में जरूर रहेगा। ऐसा क्यों हो गया जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एनीवेज, फिर एल्विश मेरी टीम की बात करता है। कहता है कि मेरी टीम में 3 लोग हैं। ये अपनी वीडियो लिखवाता है विजेता दहिया से, समझ रहे हो? वो एक मूवी डायरेक्टर है और इनकी टीम में 3 बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। इस चीज को लेकर कई इंटरव्यूज में मैंने बहुत बार बात करी और बार बार एक ही चीज कही है कि मेरी टीम में 10 से 15 लोग हैं। अरे बेसिक लिटरेसी चाहिए, कम से कम एक इंटरव्यू ही देख लेता मेरे ऊपर वीडियो बनाने से पहले। आपकी टीम कितनी बड़ी है? मैंने 50-100 लोग हैं? कितने लोग हैं? 50-100 तो नहीं है, 10 हैं, 10-11 हैं मैं कहूँगा। ऊपर से तुझे काउंटिंग करनी भी आती है, वो भी मैं सिखाऊं? क्योंकि पहले तू कहता है मेरा एक ब्रो हर्ट कर रहा है भाई। हल्के हाथ से हर्ट कर रहा है। रिसर्चर है विजेता, फिर कहता है मेरी टीम में 3 लोग हैं, राहुल, अक्षय और मानव। तो ये 3+1 4 नहीं हो जाता? कम से कम काउंटिंग ही कर लेता। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो डू लेट मी नो। नहीं, और कोई न्यूज तो तू बाद में दियो, पहले तू 1 2 3 4 तक की काउंटिंग करना सीख ले। अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकता है, 1 2 3 4, इससे आसान हो जाता है काउंटिंग करना। और सबसे कमाल की बात, बाकी टीम मेंबर्स के जो नाम इसने बताया वो भी गलत है। अच्छा आगे चले तो एल्विश कहता है कि मैंने एक फेक क्रिप्टो करेंसी कॉइन की प्रमोशन करी। इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता। चलिए इसका भी पूरा मामला क्लियर कर देते हैं। ये 3 Okay. साल पुरानी बात है, अक्टूबर 2021 की, जब मुझे इस कंपनी से ईमेल आई प्रमोशन के लिए। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने इस ईमेल का क्या रिप्लाई दिया। मैंने लिखा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के पीछे के इन्वेस्टर्स कौन है वो जानने हैं, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए और मुझे ये डिटेल्स चाहिए कि इनमें कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि मैं चाइनीज कंपनीज को प्रमोट नहीं करता। फिर मैंने इनसे कहा एक कॉल करने को, तो इनके सीईओ ने मेरे साथ डायरेक्टली बात करी। इन्होंने मुझे बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर रीअश्योर किया कि जो भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो सही चीज है, और प्रूफ के तौर पर इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे अखबारों में इन्होंने जो एडवर्टोरियल्स छापे थे वो भी दिखाए। तीसरा ये प्रमोशन आया था एक ऐसी एजेंसी से जिसके को फाउंडर खुद इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर्स में से हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड एजेंसी है जिसके साथ सभी यूट्यूबर्स रेगुलरली काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी मेरी रीअश्योरेंस बढ़ गई। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूं तो एक इंसान ही, एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग हूं मैं। मेरे अंदर कोई डिवाइन एनर्जी नहीं है कि मैं अंतर्यामी बन जाऊं जिससे मुझे पता लग जाए कि इस कंपनी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एवरेस्ट के मसालों की ऐड करते हैं और बाद में जब खबर आती है कि इन मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए गए, तो आप शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से पूछते हो कि ये ऐड क्यों करी आपने। हम
ये फेयर है यार, ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी जब वो वाला सीन उठा था कि किसी को फॉलो कर रखा है किसी को नहीं कर रखा है। वो मैंने कहा था कि अगर मोदी जी खुद हैंडल करते हैं उसको तो कुड भी अ पॉसिबिलिटी के स्क्रॉल करते करते किसी को फॉलो कर दिया हो और वो बाद में जाके क्या करता है उसका आइडिया ना लगाओ, बट जब फोटोज आई तब मेरे को श्योरिटी होगी कि नहीं इसके पीछे कोई रीज़न था। बट ये हो सकता है, आगे क्या होने वाला है हमको नहीं पता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही फेल करे हैं। तुमको यूट्यूब के वीडियो चल रहे तो यूट्यूब का ही एग्जांपल देता हूँ। हर्ष बेनीवाल का ले लो, उसके 2 दोस्तों ने ज़्यादा पैसा मांगा और जल्दी छोड़ दिया। बाद में उसको नहीं पता था कि हर्ष बेनीवाल इतना पैसा कमा लेगा कि वो अमीर हो जाते अगर वो उस टाइम ना छोड़ते। तो वो बाद में क्या होने वाला है वी कांट डिसाइड। हम नॉर्मल बायोलॉजिकल लोगों ने टिकटॉक को भी प्रमोट करा हुआ है बाय द वे, अगर तुमको नहीं बताओ। टिकटॉक का शायद से कुछ और नाम था पहले, तब प्रमोट करा हुआ है लोगों ने। ह्यूमन बींग्स में फ्यूचर देखने की क्षमता नहीं होती अनफॉर्चुनेट। कैरी ने भी मुझे करा। लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो मैंने इस ऐड को हटा दिया, सारे लिंक्स को हटा दिया अपने वीडियोस से और एक नया स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए। इसके बाद से मैंने अपने आप से कहा कि मैं आज के बाद से किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी की प्रमोशन नहीं करूंगा और तब से लेकर आज तक कभी भी नहीं करी। 3 साल हो गए इस बात को। किन कंपनीज की मैं प्रमोशन करता हूं किन की नहीं करता, इनको लेकर जो मेरे स्टैंडर्ड्स है मैं ये ओपनली आपको बता सकता हूं। पहला, आज तक किसी भी बेटिंग, गैम्बलिंग या फैंटेसी ऐप की प्रमोशन मैंने नहीं करी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश के यूथ को जुआ खेलने की लत लग जाए। इन बेटिंग एप्स में करोड़ों युवाओं का पैसा और समय बर्बाद होता है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान है उनके मेंटल फ्रेम का डिस्टर्ब हो जाना। दूसरा, ट्रू टोटली एग्री। मतलब ये तो मैं अभी भी कहूँगा कि लोगों के अपने दिमाग के ऊपर है। अगर किसी ने घुसना होगा इसमें तो वो बिना एडवर्टाइजमेंट के भी घुस जाएगा। बट स्टिल खुद की जो ह्यूमैनिटी बोलती है उस ह्यूमैनिटी के चलते अगर तुम इस चीज़ से दूर रहते हो तो काफ़ी अच्छा है बड़ा। लाइक इवन क्रिकेटर्स आर प्रोमोटिंग सम बैटिंग लाइक ड्रीम 11 और जो उनसा एक और है अपना माई 11 सर्कल, उनकी इवन जर्सी तक पे भी अब लिखा आता है, डायरेक्ट लिंक अप हो गया। तो लेकिन जिन्होंने नहीं करनी उन्होंने फिर भी नहीं करनी। कभी भी किसी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट की प्रमोशन नहीं करी। तीसरा, किसी भी चाइनीज कंपनी की प्रमोशन नहीं करी। ये अच्छी बात है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि चाइनीज ऐप को प्रमोट नहीं करा। जो डायरेक्ट हमारे दुश्मन बन चुके हैं उनको नहीं करना, वो बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन है। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की प्रमोशन नहीं करी जिससे हेल्थ पर हानिकारक इंपैक्ट पड़ता हो लोगों की। मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं और किसी भी सेंस में, किसी भी एस्पेक्ट में इन करोड़ों में से किसी एक इंसान पर भी मैं बुरा असर नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि और इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और यूट्यूबर्स मेरे से प्रभावित होकर यही सेम स्टैंडर्ड सेट करें ताकि समाज पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सके। एल्विश जैसे लोग बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम में हैं जो पैसे का लालच दिखाकर कुछ भी बकवास प्रमोट कर देंगे। वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप पे कोई आपका ओपिनियन मांगे तो भैया सीधा मना कर दो कि भैया हम ना दे रहे, हम देंगे पे। और फेयर है यार, फेयर है। मैं क्या बोलूं, अभी फेयर है। आप जीतेंगे बढ़िया, ठीक है। एल्विश इन कंपनीज को प्रमोट कर रहा है। एग्जैक्टली इन्हीं कंपनीज से मुझे भी ऑफर आए हैं बार बार प्रमोशन के। 20 लाख रुपए तक इन्होंने ऑफर किए, लेकिन मैं अपना ओपनली बोल दिया ओपनली अमाउंट बता दिया भाई। कंपनी से मुझे भी ऑफर आए हैं बार बार प्रमोशन के। 20 लाख रुपए तक इन्होंने ऑफर किए, लेकिन मैं अपना जमीर नहीं बेच सकता। इसी चीज को मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और एल्विश, इसी चीज की बात मैंने अपने YouTube कोर्स में भी करी है। मैंने देखा पिछली बारी डिस्काउंट देने के बाद भी तूने कोर्स लिया नहीं। चल ऐसा करते हैं, तेरे लिए डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब एल्विश 40 की जगह एल्विश 420 कूपन कोड इस्तेमाल कर। इससे 420% ऑफ तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता। उतनी मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो तुझे समझ में नहीं आएगा। इससे 42% ऑफ मिलेगा। तो समझ गया था, मैं समझ गया था। देख ले, अच्छा मौका है। और दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको कुछ रिव्यूज दिखाना चाहूंगा लोगों के जिन्होंने इस कोर्स को अभी तक लिया है, कितना बढ़िया फीडबैक रहा है उनका। मैंने आज ही अपना आपका ये कोर्स फिनिश किया है, बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, जैसे आइडियाज फॉर नीश टॉपिक। All the aspects which can be there for a YouTuber are there in terms of how to grow, how to earn, what are the stresses, what are the challenges. And the best part was कि इस कोर्स में पूरी तरह से आपने अपनी लाइफ जर्नी को कनेक्ट किया है। मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, पीपल जो, एक सेकंड यार, मेरे को ना कैमरा चेक करना, तो कैमरा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मेरे को, टिल्टेड लग रहा है। एक सेकंड, थोड़ा वीडियो जब बड़ा हो तो मेरे को हैंड कैम से, वो हैंड कैम कह रहा हूँ, फेस कैम से करना पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कत है। हाँ अब ठीक है। मैं नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट स्किप कर देता हूँ, बट वीडियो जैसे आशीष चंचलानी की होती है, हर्ष की होती है, उनको नहीं करता। और इसको भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ध्रुव ने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि मैं इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स को स्किप करता हूँ। मैं खुद का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है बंदा, तो
चलाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो चला रहा हूँ मैं। जितने भी एग्जांपल्स आपने दिए हैं वो आपके खुद के एग्जांपल्स थे। You are among the best in the business, which is why I decided to learn from a young teacher like you. मुझे नहीं लगता इस कोर्स को खरीदने के बाद मुझे कोई और कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। इस कोर्स से एक चीज मेरे को सीखने को मिला, जो मैं काफी सालों से कंफ्यूज था ये सब चीज लेके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा नीश, सेकंड कैसे क्या करना, कैसा टाइमिंग। स्पेशली आपका काइंड मास्टर हैक जो है उसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देश का काइंड मास्टर मैं भी यूज करता हूँ, अभी तक करता हूँ मैं। शायद से सबसे पहला इतना डिटेल्ड कोर्स है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता है कि कैसे आप YouTube को अपनी पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बना सकते हैं। इसमें 0 to 100 सब कुछ सिखाया गया है इस करियर के बारे में, और आपको स्पेसिफिकली 20 अलग अलग नीश के एग्जांपल्स भी बताए गए हैं। ऐसी फील्ड्स जिनमें मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल YouTube चैनल बनाया जा सकता है, लेकिन आज के दिन उन फील्ड्स में कोई YouTube चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कूपन कोड है एल्विश 420। टॉपिक पर वापस आए तो एल्विश मेरी DW के साथ भी कोई नई कंस्पिरेसी बनाने की कोशिश करता है। DW और ध्रुव राठी का एक कोलैब आता है। जिसको DW के बारे में नहीं पता, तो DW के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है, एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होती है, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर हिंदूज मुस्लिम्स को अटैक करते हैं, और जैसे हमारी न्यूज पोर्टल्स करते हैं, एक साइड की स्टोरी दिखाते हैं, तो हमारे DW ने भी एक साइड की दिखाई। अगर दूसरी साइड देखेगा नहीं तो दिखेगी भी नहीं ना। इसने एक वीडियो का थंबनेल लगाकर ये दिखा दिया कि ये तो सिर्फ मोदी के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। ऐसी 2 थंबनेल लगाकर मैं भी कह सकता हूँ, ये देखो DW ने तो सिर्फ मोदी के फेवर में 4 different hacks that you could implement today to get more. ओके, अभी मेरे को वो देखना फटाफट ऐड हटे। हाँ, अभी चलो वीडियोस बनाए हैं। इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा, कि DW के लिए काम करता है। इंस्टेंट बेवकूफी काउंटर आ रहा है भाई। इसको नाम पढ़ना नहीं आया, इनका नाम इरफान मेहरा नहीं, इरफान महराज है। एक जे आता है एंड में, पूरे वीडियो में ये मेहरा 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 करते रहता है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। मैं वही सोच रहा, आगे इरफान पीछे मेहरा कैसे आ गया इसके। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता। ये पता है किस किस के लिए काम करता है? ये काम करता है DW के लिए, TRT के लिए, द अरब के लिए, द अरब के लिए। कुछ और नाम है क्या फिर से? पूरी दुनिया में द अरब नाम का कोई मीडिया हाउस एग्जिस्ट नहीं करता। शायद से द न्यू अरब बोलना चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं। जब आदमी इतना अनपढ़ होता है तो गलती हर सेंटेंस में होती है। इंडिया के खिलाफ कंडा फैलाने के लिए किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने साथ मिलकर TRT स्टार्ट किया है। यार तुमको एक फेयर बात बताऊं मैं, सॉरी थोड़ा ना मेरी वीडियो में ज़्यादा पॉज होता है क्योंकि मैं हर चीज़ कवर करना चाहता हूँ। लाइक जो पिछली वीडियो मैंने ध्रुव राठी की देखी थी ना, उसके बाद अगर मैं एल्विश का रिप्लाई भी देखने जाऊंगा ना, मेरे को हर एक चीज़ ना फोकस्ड रह के हर एक वर्ड जो पीछे चल रहा है ना उसके अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे इसने हग ना रखा हो, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ही हग रखा है वीडियो में। अभी बहुत सारे काउंटर आ रहे हैं, हर जगह कुछ और है पड़ा और बोल कुछ और गया ये। हाय राम, एक बार फिर से ये अनपढ़ एल्विश पढ़ नहीं पाया। मुझे तो डाउट होता है कि इसने स्कूल से पास आउट भी किया या नहीं किया, क्योंकि इसके आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा जो इसने पीछे दिखा रखा है कि ISI ने साथ में मिलकर टर्की के TRT वर्ल्ड शुरू किया है। आर्टिकल में लिखा है टर्की इंटेलिजेंस एजेंसी और ISI साथ में मिलकर एक प्रोपेगेंडा टीम शुरू कर रहे हैं TRT वर्ल्ड के थ्रू। ये नहीं कि TRT वर्ल्ड ही शुरू कर रहे हैं। अब वो अलग बात है दोस्तों कि आर्टिकल भी फर्जी है, क्योंकि ये फर्जी न्यूज वेबसाइट ने लिखा है, इन्हीं की गोदी वेबसाइट ने। लेकिन उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा होता है यार, प्रोपोगेंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगेंडा। अरे भाई क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है? ये तो टीचर की तरह लेने लग गया। ये तो इतना तो मेरे को भी पता है, मेरी भी इंग्लिश कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, ठीक ठाक ही है, बट इतना तो मेरे को भी पता है। होता है नहीं? हाँ। NIA ने एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगेंडा होता है नहीं? हाँ। NIA ने इरफान मेहरा को लास्ट ईयर अरेस्ट करा था, क्योंकि इसके तार आतंकवादी, ये जो क्या कहते हैं संगठन, इनके साथ जुड़े हुए थे भाई। ये जितने भी बड़े बड़े अलकायदा पलकायदा होते हैं ना भाई, यार उनके साथ काम कर रहा था। अलकायदा पलकायदा यार, तो कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं जो तेरे मन में आ रहा है। नहीं, इरफान महराज कभी अलकायदा के साथ काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इरफान महराज का जो अरेस्ट किया है NIA ने, उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया गया है कई सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स के द्वारा। इन्हें UAPA के अंडर अरेस्ट किया गया है, एक ऐसा अरेस्ट जिसका कन्विक्शन आज तक साबित नहीं हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को इन्हें तुरंत रिलीज कर देना चाहिए, ये एक गलत अरेस्ट है। वैसे अरेस्ट से याद आया एल्विश, तू भी कुछ महीने पहले रो रहा था कि तेरा अरेस्ट हो गया, मीडिया वाले तेरे खिलाफ गलत खबरें चला रहे हैं, और तू खुद यही काम कर रहा है आज यहाँ पर। यही कह रहा था मैं। ये जो
पीक है ना ऑडियंस का दिमाग घुमाने वाली, वो गलत है बड़ी। मतलब स्मोकिंग कह लो, सट्टाबाजी कह लो, बाकी चीज़ों को साइड पे रखा जा सकता है कि हाँ चलो लोगों की अपनी चॉइस है बड़ी, क्योंकि अभी स्मोक की भाई इतनी एडवर्टाइजमेंट आती है, जो सी मैं वेब सीरीज खोलूँगा सब में बीड़ियाँ फूक रहे हैं लोग, सिगरेट फूक रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं फूक रहा। तो वो उस चीज़ को साइड में रख के जो ये चीज़ है ना, मेन ये चीज़ है पड़ी कि जेल में जा रहा है, सांप वाले पंगे, लोगों पे हाथ उठा रहा है, वायलेशन फैला रहा है, लड़कियों वाला जो है पड़ा, इसके वीडियोस में मैंने बहुत बार देखे, लड़कियों को अलग से ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है, वो वाली जो सी चीज़ें हैं पड़ी, उससे मैं टोटली खिलाफ हूँ। इससे भी खिलाफ हूँ, लेकिन उतना नहीं हूँ कि इसमें मेरे को लगता है कि हाँ लोगों के पास अपना मेंटल नॉलेज है पड़ा, वो अपने हिसाब से समझ सकते हैं चीज़ों को और कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो सा है ना बैकग्राउंड में, ये बहुत गंदा है, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। मैं नहीं जानता कि तेरा ये जो स्नेक वेनम वाला केस है, गमला चोरी वाला केस है, इसमें कितनी सच्चाई है, वो तो कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे खिलाफ कोई फर्जी केस निकला और फिर भी पुलिस वालों ने तुझे अरेस्ट कर लिया, तो फिर मत रोइयो, क्योंकि तेरे को बचाने कोई ह्यूमन राइट्स वॉच नहीं आएगा। गोदी मीडिया भी तेरे फेवर में खबरें नहीं चलाता है वैसे। मीडिया किसी की सगी नहीं है भाई। इसलिए कहावत सुनी है ना, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना फेंका करे। प्रॉब्लम यह है कि तू दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता, तुझे बस दूसरों को रोस्ट करना, एंटी नेशनल घोषित करना आता है, और जब यही चीज तेरे साथ होने लग जाए तो तू रोना शुरू कर देता है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये इस सबसे मेरा क्या कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये कहता है कि इरफान महराज DW के लिए आर्टिकल्स लिखता था और मैं DW के लिए ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, ये है हमारा कनेक्शन। बताओ क्या लॉजिक है ये। तू बिग बॉस में गया? ये बिल्कुल बेसलेस है बड़ा। बिग बॉस को रोस्ट करने वाला खुद बिग बॉस में गया हुआ है, ये बेसलेस है। था डॉली बिंद्रा भी बिग बॉस में गई थी। तेरे लॉजिक से तो डॉली बिंद्रा और तू जिगरी दोस्त हो गए। ठीक है भाई, डॉली बिंद्रा बाप पे जाना नहीं, मैंने देखा नहीं है वो, मैंने मीम्स देखे हैं बस, लेकिन ये पता है कि बहुत खतरनाक रहा होगा वो। फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर, इन गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी। देखो वैसे एक बेवकूफी काउंटर तो इसका भी बनता है। ये बंदा पूरा वीडियो बना रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे नाम की स्पेलिंग ढंग से लिखनी नहीं आई इसे। राठी में मैं आई करके नहीं, डबल ई करके डबल ई है। हाँ। 21 दिसंबर 2014 को इसने मैंने इतनी बहुत सारी नहीं देखी ध्रुव राठी की वीडियो, ज्यादातर साइंस फिक्शन देखी और ये वाली देखी है जो भी आई है, बट इतना तो मेरे को भी पता था। अरे TH डबल ई है, बड़ा आई नहीं है। आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। एल्विश किस एंगल से मैं तुझे सिंगर लगता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाऊंगा, वो भी आज से 10 साल पहले। इस गाने को जरा सर्च करके देख ले यूट्यूब पर डाल के। 5 साल केजरीवाल गाना एक्चुअली में फेमस बॉलीवुड सिंगर विशाल डडलानी ने बनाया है। असलियत में मैंने इस गाने का सिर्फ एक री एडिट बनाया था आउट ऑफ पैशन। इस चीज पर बात मैंने स्टोरी ऑफ माय लाइफ वाले वीडियो में भी करी थी। कैसे 2011-12 में एक ऐसा समय था जब यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत से इल्जाम लगे थे। उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन हुआ, जिसमें अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने पार्टिसिपेट किया, और इसी आंदोलन की वजह से मेरा इंटरेस्ट आया पॉलिटिक्स में। कुछ सिनिकल लोगों ने कहा कि आंदोलन तो कोई भी कर ले, अगर हिम्मत है तो लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। इसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। दिल्ली के लोगों को भी नई पार्टी से उम्मीद दिखी, और इसी रीजन से फरवरी 2015 की इलेक्शंस में उन्हें 70 में से 67 सीट्स मिली। उस समय उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा दिया गया हजारों करोड़ का चंदा नहीं था, आम लोग ही उन्हें पॉलिटिकल फंडिंग दे रहे थे। क्योंकि मैं इस चीज को लेकर बड़े पैशनेटली फील करता था, तो मैंने ओपनली उन्हें सपोर्ट किया और वॉलंटियर किया उनके लिए अपनी एडिटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। मैं उस समय एक स्टूडेंट था, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था जर्मनी में, तो जो फ्री टाइम था उसमें मैंने कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करके इनके लिए पोस्टर्स बनाए और 1-2 गानों की एडिटिंग करी। लेकिन नोट करने वाली बात यह कि ना तो किसी ने मुझे कहा ये करने को, ना किसी ने मुझे पैसे दिए ये करने के लिए, और ना मैं कभी ऑफिशियली या अनऑफिशियली पार्टी का मेंबर था। जो मैंने किया अपनी मर्जी से किया, अपने पैशन के बल पर किया। 2000 ये एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है यार। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी देखा था, बंदे ने ओपनली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने ये चीजें करी हुई हैं, जहाँ करी है वहाँ करी है, एज सिंपल एज दैट। वो एक्सेप्टेंस लेवल जो है ना वो यूट्यूबर्स में बहुत कम है। उसके लिए मैंने बहुत अप्रिशिएट लास्ट वीडियो में भी करा था, मैं अभी भी कर रहा हूँ कि इस बंदे ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं लिंक अप नहीं हूँ। इसने बोला कि मैं लिंक अप हूँ, लेकिन अपनी चॉइस की वजह से उन्होंने मेरे को इन्विटेशन नहीं दिया था। ये एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है। 17-18 तक भी आपको मेरी फेसबुक पोस्ट मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पर मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ताकि उन्हें फुटेज मिल सके, भारत की राजनीति में एक नई पार्टी सरवाइव कर सके। अगर कल को किसी दूसरी स्टेट में फिर से कोई नई पार्टी खड़ी हुई जिसको लेकर मुझे लगा कि ये ईमानदार है और इसके पॉलिटिक्स में आने से देश की राजनीति पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि फिर से मैं ओपनली अपना सपोर्ट जताऊंगा। फेयर है, लेकिन इस टोटली फेयर है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज अच्छी है तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, ब्लाइंडली सपोर्ट कर सकते हो। लाइक अभी
यार मेरे पास ज़्यादा एग्जांपल्स यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स की है बड़े, मैं ज़्यादा इसी में ही घुसा रहता हूँ। लाइक अभी रिसेंटली हमारा तिलक वर्मा जो है पड़ा, साई सुदर्शन जो है पड़े, वो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे। तिलक वर्मा इन T20s, साई सुदर्शन इन ODIs, तो मैं अब उनको सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छे लग रहे हैं। जबकि मैं डाई हार्ड फैन ऑफ विराट कोहली हूँ। विराट कोहली से ऊपर मैं किसी को मान ही नहीं सकता। तुम मेरे स्टोरीज अभी भी जाके चेक करोगे, वही मिलेगा तुमको स्टोरी पे, मैं खुद नहीं मिलूंगा, इतना डाई हार्ड फैन हूँ। बट जहाँ पे अच्छी चीज़ है वहाँ पे सपोर्ट करना बनता है। सबसे मेरा कोई पर्सनल फायदा होगा या मेरा कोई पर्सनल फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने से? आई डोंट थिंक सो। भर भी नहीं। कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि मेरा कोई रिलेटिव आम आदमी पार्टी में है, ये चीज सरासर झूठ है। मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लिए, और ना ही मेरी फैमिली में कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। अब एल्विश तू चाहे तो तुझे एफिडेविट पर लिख कर दे देता हूँ, वो अलग बात है कि तुझे एफिडेविट पढ़ना नहीं आएगा। मेरे को लगा था आएगा ये। आम आदमी पार्टी से पैसे मिल रहे होते मुझे, तो खुद ही सोच कर देखो दोस्तों, क्या वो पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिस तरीके से गोदी इन्फ्लुएंसर्स नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं, मैं भी इसी तरीके से रोज ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के गुणगान करूं? मैं भी कहूं कि केजरीवाल जी जैसे आप एनर्जी से बात करते हैं, काश उसकी 1% एनर्जी से मैं भी बात कर पाऊं। कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू सर। अरविंद केजरीवाल को मैं ओपर बटरिंग दिल्ली का पापा कहने लग जाऊं। Just to say father of the country is an analogy like a fatherly figure. कहूं कि ताल ठोक कर हमारे दिल्ली सीएम को डिफेंड करूंगा। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। अर्नब की तरह वीडियो में पूछने लग जाऊं, केजरीवाल नहीं तो और कौन? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? और अपने ट्विटर यूजर नेम पर लिख लूं, केजरीवाल का परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील करूं। लेकिन इतने सालों में दोस्तों, क्या आपने मुझे ऐसा कुछ भी कहते हुए सुना? एल्विश तो बीजेपी ने मैं इतना डीपली फॉलो नहीं करता हूँ, बट मेरे पास एटलीस्ट एक आधा इंस्टा पे या फेसबुक पे कुछ तो आ ही जाता है। ऐसा मेरे को तो देखने को मिला नहीं है। बाकी तुम लोग बताओ। मीटिंग विद वेरी डाउन टू अर्थ लेडी, ये मैंने देखी हुई है, ये वाली पोस्ट मैंने देखी हुई है, फुल ऑफ एनर्जी एंड ह्यूमरस माइंड। स्मृति ईरानी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखता है कि वो एनर्जी से भरी हुई है, ह्यूमरस माइंड वाली है। ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखता है कि वो राम भक्त राष्ट्रभक्त मोदी है। इस ट्वीट में एक बार फिर से चरण वंदना करी है मोदी की। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, लेकिन एल्विश के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं और इसकी चाटुकारिता के लिए बीजेपी इसे कोई पैसे नहीं देती। आगे कहता है कि मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है। ये बेबी हाउस से भी निकला था, तो निकलते ही यहाँ पे था, हमारे हरियाणा में बैठा हुआ था बीजेपी के उसमें, वहाँ पे ट्रॉफी भी लेके गया था। तो पैसा तो पक्का मिलता होगा, गारंटेड फॉर श्योर मिलता होगा। 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है। खट्टर साहब के साथ बैठा था, खट्टर साहब के साथ हमारे, मतलब नॉट मेरे रिश्तेदार बट हमारे यहाँ के। आगे ये कहता है कि मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है, क्योंकि 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है, जो हमारे देश पे मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती। वर्ल्ड वाइड है ना वो। 50% जनता पाकिस्तान से आती है, मतलब कुछ भी बोल देगा जो मन में आता है बोलने को। मैं भी यार मेरे भी 5% जनता पाकिस्तान से ही है, लेकिन इसका मतलब कोई सेटअप तो नहीं है। मेरे तो इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, स्टिल पाकिस्तान से मेरे 5% है बड़े। लाइक है तो वो भी हिंदी बोलने वाले एंड ऑफ द डे, वो तो वीडियो को तो देखेंगी अगर कुछ वीडियो में होएगा मजेदार तो। बोल दूं तेरा पूरा खानदान पाकिस्तान से आता है, लेकिन इससे बात सच तो नहीं हो जाएगी ना। ये देख ले मेरी ऑडियंस स्टैटिस्टिक्स, 80% से ज्यादा जनता इंडिया से है, वो देख, और बाकी 20% में से भी कम से कम 10% वो इंडियंस है जो इंडिया के बाहर रहते हैं। हाँ, फिर यही मेरा है, एग्जैक्टली यही मेरा है जो मैंने बोला है तुमको। और बाकी 20% में से भी कम 10% वो इंडियंस है जो इंडिया के बाहर रहते हैं। फिर एल्विश कहता है कि मैंने औरंगजेब को सेक्युलर राजा कहा। इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था? नहीं। एक बार फिर से प्रॉब्लम पता है क्या है? तू मुझसे पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने वीडियो में कहा था औरंगजेब कभी सेक्युलर बन जाता था तो कभी कम्युनल बन जाता था, जरूरत के हिसाब से। यानी कि वो अपॉर्चुनिस्ट था, बिल्कुल तेरी तरह। तू पहले मुनावर फारूकी के साथ क्रिकेट खेला सेक्युलर बनकर, आपस में बाद में माफी मांगी, जादू की झप्पी दे रहे थे, फोटो क्लिक हो रही थी। ये देखिए, वो सॉरी गलत वीडियो चल गया, ये देखिए। तो हम लोग ने बैटिंग चूज किया है। ये मेरे को भी शौक लगा था कि पहले इतना वो करके कट्टरवादी हरकतें करके उसके बाद उसके साथ क्रिकेट खेल रहा है, वीडियो व्लॉग बना रहा है। ये मेरे को भी लगा था सही में। टॉस अभी नहीं हुआ, बट वैसे पूछा गया था कि आप करते क्या उसमें। हाँ वैसा वाला। ओहो, फिर से गलत वीडियो चल गया। यार एडिटर आम चूसना बंद कर, थोड़ा एडिटिंग पर ध्यान दे। तो अपोजिट टीम के मेन प्लेयर हमारे साथ हैं।
सारे देखे मैंने ये। ट्विटर यूजर ने इस चीज को पॉइंट आउट करके कहा कि एल्विश तू तो हिंदू विरोधी गद्दार निकला। अब इस पर एल्विश कह सकता था कि भाई जो भी मामला था उस पर मैंने मुनावर से बात करी, उसने जो कहा था उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो जोक दरअसल बॉलीवुड के एक गाने पर था, लेकिन फ्लो में उसने कुछ खराब भाषा का इस्तेमाल किया, इसके लिए वो पहले से ही माफी मांग चुका है। एल्विश कह सकता था कि हिंदू धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, माफ करना सिखाता है। अपनी नफरत को और अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रख के उससे 1 घंटे बात कर लेना, फिर नफरत कर नहीं पाओगे और ज्यादा। लेकिन अब क्रिकेट मैच तो खत्म हो चुका था और एल्विश को अपनी नफरत की दुकान भी चलानी थी। तो एल्विश ने किया क्या, उसने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो तो बस क्रिकेट मैच था, ऐसे ही मैं चला गया, मैं तो बस मुनावर को चिढ़ा रहा था। यानी कि जरूरत के हिसाब से सेक्युलर से तू कॉम्युनल बन गया, और जब बाद में फिर से क्रिकेट मैच आ गया तो तू फिर से सेक्युलर बन गया। यार ये इस टाइप की फेक बाजी के लिए मैं बोलता हूँ। अभी ये इसने जो माला पहनी है ना, और ये जो हाथ जोड़े और ये जो फेस है पड़ा, ये टोटली फेक दिख रहा है, अलग से दूर से चमक रहा है कि ये फेक बाजी करी गई है जान करके। मतलब आई एम नॉट अ हेटर ऑफ एल्विश यादव, आई एम नॉट अ फैन ऑफ एल्विश यादव। उसकी वीडियोज़ मैंने काफ़ी देखी हुई हैं, बचपन में देखी हुई हैं, जब मेरे को भी नहीं पता था आगे चल के क्या होने वाला है। अभी तो मैंने काफ़ी सालों से इसका कोई वीडियो नहीं देखा है, एक्सेप्ट वो जो बिग बॉस में आया था वो। लेकिन ये जो चीज़ें है ना, ये माला पहन लो, सफ़ेद कपड़ा पहन लो, शांति का प्रतीक बन के बैठ जाओ, ये बहुत ज़्यादा फेक है, ये बहुत ज़्यादा फेक है। मतलब तू बिल्कुल औरंगजेब की तरह था, जहां कॉम्युनल होकर फायदा मिले वहां कॉम्युनल, जहां सेक्युलर होकर फायदा मिले वहां सेक्युलर। बिल्कुल एक नंबर का अवसरवादी, यानी कि अपॉर्चुनिस्ट। सच बात तो यह है कि तेरी खुद की कोई विचारधारा ही नहीं है, तेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तू जो भी करता है सिर्फ पैसे और फेम के लिए करता है। अभी से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है एल्विश और मुनव्वर को जो कैप्टन है वर्सेस करके चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है, और जितना सोशल मीडिया पे चलता है, सोशल मीडिया पे प्यार इतना है, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोगों को मैं बोलूँ पॉजिटिविटी फैलाओ। फिर एल्विश ने कहा कि पीएम मोदी के बारे में मैंने डिक्टेटर वाली वीडियो क्यों बनाई, ये देखो प्रधानमंत्री मोदी तो मीम शेयर कर रहे हैं। मोदी जी ने अपना मीम शेयर किया था कि मुझे तो मजा आता है, तो मुझे नहीं लगता कि एक डिक्टेटर ऐसा करता होगा, या फिर जो डिक्टेटर बनना चाहता हो वो ऐसा करता होगा। ये तो वही बात हो गई कि आपको कोई कहे कि शराब पीने से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है, लिवर खराब हो जाती है आपकी, लेकिन आप कहो कि भाई शराब इतनी भी हानिकारक नहीं है, क्योंकि देखो शराब पीने से फीवर नहीं होता। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। सेंस बना इस बात का। जो मैंने 10 एग्जांपल्स गिनवाए देश में बढ़ रही डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज के, उनका क्या? जब मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स चिपकाने पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज का वेपनाइजेशन किया जाता है, तब जवाब में क्या आता है कि ये देखो पीएम मोदी ने मीम शेयर कर दिया। और वैसे इस मीम में था भी क्या? प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्टून स्टेज पर डांस कर रहा था, इसमें कुछ अरेस्ट करवाने जैसा था क्या? इसे एक मीम को शेयर करने पर कोई अगर नरेंद्र मोदी को महान मानने लगे तो उस इंसान की चाटुकारिता का जो लेवल है ना वो अलग ही होगा। लोग मेरे आई कांट डिफेंड सच शिट ब्रो, आई कांट। मतलब मैं जब उसने सिर्फ मीम दिखाया ना, मेरे को एक बार को लगा कि यार ये डिक्टेटरशिप को साइड पे रख के एक नॉर्मल एक वो पॉजिटिव माइंडसेट अगर देखा जाए कि हाँ बंदे ने मीम शेयर कर दिया खुद का ही, बट अभी जब मीम दिखा है मेरे को, और जो एल्विश ने रिप्लाई दिया है बेसलेस। को बोल देते बीजेपी का दल्ला है, क्योंकि बस गूगल करके देख लो कितनी बार लोगों को अरेस्ट किया गया है नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए, इतनी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन एल्विश के हिसाब से ये सब ठीक है, और असली डिक्टेटर तो ध्रुव राठी है। मजाक नहीं कर रहा है, ये मुझे डिक्टेटर घोषित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने कुछ गालीबाज बदतमीज ट्रोल्स को ब्लॉक कर दिया ट्विटर पर। मैं बताता हूँ डिक्टेटर कौन हो। डिक्टेटर होते हो भाई तुम। मेरे को पता नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि इसको डिक्टेटर का मतलब ही नहीं पता होगा, मेरे को अब ऐसा लग रहा है। ये जितना अलग ओपिनियन है तो वो जरूर दे, लेकिन बदतमीजी एक ओपिनियन नहीं होता। जिन ट्रोल्स के स्क्रीनशॉट एल्विश ने शेयर किए, उन स्क्रीनशॉट्स में भी आप उनकी भद्दी भाषा का सैंपल देख सकते हैं। मैंने उनका ट्विटर अकाउंट गायब नहीं कर दिया ट्विटर से, मैंने उनको ब्लॉक किया सिर्फ मुझे फॉलो करने से। इसका ऑफलाइन वर्जन होगा कि कोई आपसे रियल लाइफ में बदतमीजी से बात करता है तो आप उससे बात करना बंद कर देते हैं। इस बेवकूफ एल्विश के हिसाब से ये डिक्टेटरशिप है मेरी। यूट्यूबर रमित वर्मा ANI और इसकी एडिटर स्मिता प्रकाश के ऊपर एक एक्सपोजिव वीडियो बनाते हैं, तो स्मिता प्रकाश का ANI 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारता है और रमित का यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन मुश्किल से बच पाता है। ये होता है असली फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का दबाया जाना। एल्विश खुद कभी किसी होटल की लॉबी में किसी को थप्पड़, ये चीज का मैंने कहा था भाई, इफ यू कांट टेक इट डोंट गिव इट। अगर तुम अपने लेवल पे किसी को भी इंस्टा पे अगर ऐसे करके बोल देते हो ना, ये अभी इसी का रिमोट पड़ा है कि भाई ये मैं चैनल मेंशन कर रहा हूँ या ID मेंशन कर रहा हूँ, इसकी माँ कर दो, देन हैव द बोल्स टू टेक इट। जब सामने से लोग ऐसा बोलते हैं तो
ये होता है असली फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का दबाया जाना। एल्विश खुद कभी किसी होटल की लॉबी में किसी को थप्पड़ मारते हुए दिखता है, तो कभी अपने दोस्तों के साथ ले जाकर एक इन्फ्लुएंसर को मारते अकेला बच्चा, कभी ये सोशल मीडिया मतलब उसकी हरकतें मार खाने वाली थी, लेकिन मार खाने वाली का मतलब ये नहीं है कि उसको जाके पीटी दो सारे लोग, मतलब हरकतें मार खाने वाली इन द सेंस कि हाँ भाई बोल दो, वर्बली बोल दो कि तेरी हरकतें हैं। ऐसे हाथापाई करना, वो भी यूट्यूबर्स लाइक एल्विश यादव, इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े स्ट्रीट फाइट अलग चीज़ होती है, लेकिन जब तुम करोड़ों लोगों को इंस्पायर करने वाले चैनल बना के बैठे हो अपने पीओवी से, तो ये सब चीज़ें बेहुदा है। कभी अपने दोस्तों के साथ ले जाकर एक इन्फ्लुएंसर को मारते पीटते हुए दिखता है, कभी ये सोशल मीडिया पर कहता है एक इंसान को टैग करके कि उसको गालियां दो डैश डैश डैश। वही समय पर एक गोदी जो मैंने कहा है वही वाला है, ये वही वाला है। इन्फ्लुएंसर ने कहा था ध्रुव राठी जिन मीडिया आउटलेट्स के न्यूज आर्टिकल्स दिखाता है उनको फांसी दे देनी चाहिए। कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेता ने इस वीडियो को खुलकर सपोर्ट भी दिया था, लेकिन एल्विश के हिसाब से ये सब ओके है, और अगर अपनी प्रोफाइल पर आप दोस्तों कुछ गालीबाज ट्रोल्स को ब्लॉक कर दो, वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है। एक सो कॉल्ड धर्म संसद में जेनोसाइड के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन एल्विश को इससे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि इसकी खुद की भाई ये किसने एडिट करा है? कौआ की तरह काव काव कर दम बंद कर दे वाला। कॉल्ड धर्म संसद में जेनोसाइड के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन एल्विश को इससे कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि इसकी खुद की मानसिकता भी उसी टाइप की है। जरा इसकी ट्विटर प्रोफाइल पर जो कवर पिक लगी है उसे देखो। जानते हो किस फिल्म का स्क्रीनशॉट है? एक बॉलीवुड फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट है। फिल्म का नाम है शौर्य, जो हिंदी नाटक कोर्ट मार्शल और हॉलीवुड फिल्म अ फ्यू गुड मेन से इंस्पायर्ड है। जिसकी फोटो एल्विश ने लगाई है, ये कैरेक्टर फिल्म में कोई हीरो नहीं है बल्कि विलन है, ब्रिगेडियर प्रताप, जिसके मुस्लिम सर्वेंट जमील ने कम्युनल क्लैशेस के दौरान उसके परिवार को खत्म कर दिया था। तब से उसके मन में सभी मुसलमानों के प्रति नफरत थी, और वो सभी मुसलमानों का सफाया कर देना चाहता था। इसलिए वो अपने जूनियर मेजर राठौड़ को ऐसा करने के लिए कहता था, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे, मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। फिल्म के आखिर में जब ये रिवील होता है तो इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर प्रताप को ड्यूटी से रिलीव कर देती है, केस चलाने का ऑर्डर देती है और गिरफ्तार कर लेती है। तो बेसिकली ये फिल्म हमारी इंडियन आर्मी के ऑनर और प्रिंसिपल्स को दिखाती है कि जो भी ऑफिसर आर्मी के प्रिंसिपल्स पर कलंक लगाता है उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जैसे कि 2018 का न्यूज आर्टिकल देखिए, बीजेपी नेता और उस समय के असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक जनरल कोर्ट मार्शल वर्डिक्ट को वेलकम किया, जिसमें कि एक मेजर जनरल सहित 7 आर्मी पर्सनल्स को 1994 फेक एनकाउंटर के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का जुडिशरी और आर्मी में विश्वास मजबूत होगा। हमारी इंडियन आर्मी का मोटो है दोस्तों, सेवा परमो धर्म। लेकिन इस बेवकूफ एल्विश की आर्मी इंडियन आर्मी की ब्रो क्या है पीछे काय आर्मी भी देखा, और क्या ही एडिट मारा है भाई, कितना मतलब बालों में भी वो लगा रखे, कितना खतरनाक एडिट है भाई ये। ऑनर, एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कहां समझेंगे? ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इससे तो सांप भी डरता है कि कहीं ऐसा जहरीला इंसान हमें ही ना काट ले। और मैं चीजों को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसका एक और उदाहरण दिखाना चाहूंगा। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ, जिसमें 350 इजरायली मारे गए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पर। उसके बाद इजराइल ने अटैक किया। अब तक गाजा में 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 37,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध के इंटरनेशनल रूल्स जैसी चीज को इजराइल ने बहुत पहले ही छोड़ दिया। हॉस्पिटल्स पर भी अटैक हुए हैं। रिसेंटली एक हमला हुआ राफा शहर में एक टेंट कैंप पर, जहां 45 लोग मारे गए। इसमें आधे से मैंने सुना था शायद, ये मैंने शायद से सुना था, बूढ़े थे। इस मैसेकर पर ग्लोबल आउटरीच देखने को मिली। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गाजा में कोई सेफ जगह नहीं है, यह हॉरर रुकना चाहिए। पेरिस में 10,000 लोगों ने इजरायली एम्बेसी के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन किया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इजराइल को सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतार, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस सब ने एक स्टेटमेंट जारी करी है, और ऑल आइज ऑन रफा वाली ये एक AI इमेज ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोगों ने सर्कुलेट करी। अरे 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 क्या हुआ? ये रिकॉर्डिंग तो नहीं बंद हो गई? हेलो हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है यार। ये मेरा कैमरा बार बार हिल रहा है, आई एम सॉरी गाइस, आज ये ना स्टेबल नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। हाँ अभी वापसी जंप करते हैं। ये मैंने देखा था ऑल आइज ऑन रफा वाला, ये मोस्टली सेलिब्रिटीज़ ने डाला था। आइज ऑन रफा वाली ये एक AI इमेज ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोगों ने सर्कुलेट करी। बहुत से इंडियन सेलिब्रिटीज हैं जो इंडियन सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम इस पर तो बोल पाते हैं। हमारे देश की सरकार ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि हम पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को सपोर्ट करते हैं।
और साथ ही साथ राफा के कैंप में सिविलियन लाइव्स का हार्ट ब्रेकिंग लॉस गहरी चिंता का विषय है। इस सब के चलते खुद इजरायली मिलिट्री ने भी कहा कि नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी जो लोग लड़ नहीं रहे थे उनको नुकसान पहुंचाने पर हम खेद प्रकट करते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे एक ट्रैजिक एक्सीडेंट कहा और इजराइल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करी। लेकिन एल्विश ट्विटर पर कवर पिक लगाकर खुल्लम खुल्ला जाहिर करता है कि वो दुनिया भर के मुसलमानों के खून का प्यासा है। उसने ऑल आइज ऑन रफा वाली इमेज को मॉर्फ करते हुए लिखा ऑल आइज ऑन पीओके। अब ये सही बात है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी हिंदू, सिख, ईसाई और एथिस्ट जैसी माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते रहे हैं। लाइक पहले ऑल आइज ऑन रफा को प्रमोट करना चाहिए था मेरे हिसाब से, उसके बाद ये वाली चीज़ें जो अभी अपनी बात की दिखाई जा सकती थी, बट फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए थी। ये माइंडसेट बहुत गंदा है यार। लोग गलत हो सकते हैं, लोगों की कास्ट गलत नहीं हो सकती, लोगों का धर्म गलत नहीं हो सकता, लोग गलत हो सकते हैं। हर हिंदुस्तानी भी अच्छा हो जरूरी नहीं है, हर मुस्लिम भी गंदा हो जरूरी नहीं है। मतलब लोग गलत हो सकते हैं, पूरी मतलब धर्म, पूरी जाति गलत नहीं हो सकती भाई। ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, ह्यूमैनिटी कहीं भी देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान में भी हिंदू, सिख, ईसाई और एथिस्ट जैसी माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में इनकी बहुत बार बात करी है। लेकिन इस बात का क्या सेंस बना कि पीओके में जुल्म हो रहा है तो रफा में लोगों को मरने दो? ऐसा तो नहीं है कि रफा के उन बच्चों ने पीओके में अत्याचार किए। क्या एल्विश जैसे गोदी इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं कह सकते कि हम हर जगह इनजस्टिस के खिलाफ हैं? चरण वंदना करने वाले यूट्यूबर्स बात करते हैं सेलेक्टिव आउटरीच की, लेकिन यही मैंने कहा था, पहले उसको प्रमोट कर देता और उसके बाद इसको कर देता, साथ के साथ दोनों को कर देता। गोदी इकोसिस्टम के बेशर्मों, तुमसे ज्यादा सेलेक्टिव है कोई? जब मैंने ये वीडियो बनाई थी मैंने खुलकर कहा था इसमें कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे एथिस्ट हो, हर जगह जहां भी अन्याय हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं इन गोदी इन्फ्लुएंसर्स को ये बोलकर दिखा दें। सच बात यह है कि ये हर अन्याय के खिलाफ नहीं है, इनके मन में नफरत भरी हुई है एक कम्युनिटी को लेकर, और उस कम्युनिटी के खिलाफ ये लोग दिन रात जहर उगलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कम्युनिटी की चिंता करते हो। इस उम्मीद को तो छोड़ ही दीजिए कि एल्विश कभी किसी मुसलमान औरत के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाएगा। ये हिंदू औरतों के लिए भी आवाज नहीं उठाएगा अगर इसे अपना बेनिफिट ना दिखे तो। जैसे कि मणिपुर का एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, इतने समय से लोग मर रहे हैं वहां, पूरा देश शॉक्ड है इसको लेकर, लेकिन एल्विश यादव को इससे कोई मतलब नहीं। 250 दिन तक कश्मीरी पंडित स्ट्राइक पर बैठे रहे, क्या एल्विश ने आवाज उठाई? नहीं। कश्मीरी पंडितों की बात ये गोदी इकोसिस्टम सिर्फ तभी करता है जब मुसलमानों को बीच में इन्वॉल्व करना हो। याद रखिए दोस्तों, जब नौकाली में दंगे हुए थे वहां हिंदुओं को बचाने के लिए महात्मा गांधी गए थे, गोडसे नहीं गया था। हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें बचाने का काम महात्मा गांधी करते थे और नफरत फैलाने का काम करता था नाथूराम गोडसे। ये गोदी इकोसिस्टम वाले सिर्फ और सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं। ओके, तो लाइक इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, गांधी जी और नाथूराम गोडसे के बारे में पढ़ा हुआ है। ही वाज द वन जिसने शूट करा था, पता है मेरे को, ये चीज़ें पता है, लाइक हिस्ट्री की बुक्स में मैंने पढ़ा है। लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके बारे में थ्योरी, अलग अलग माइंडसेट्स है पड़े। अगर तुम एमपी की साइड जाओगे तो वहाँ पे लोग नाथूराम गोडसे ने जो करा उसको सही साबित करने में लगे रहते हैं, और अगर तुम मतलब हमारी साइड आओगे तो गांधी जी को प्रमोट करने वाले ज़्यादा लोग हैं, सपोर्ट करने वाले ज़्यादा लोग हैं पड़े। अगर वही तुम कह लो कि बिहार की साइड जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग दोनों के माइंडसेट्स हैं पड़े। तो ये है, काफ़ी लोग इस साइड है, काफ़ी लोग उस साइड है। काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर पहले ही मतलब अटैक करना स्टार्ट कर देते तो 1947 से पहले आज़ाद हो जाते। और दूसरी तरफ कहने की शांति हमारा जो है पड़ा प्रतीक, हम शांति के प्रतीक है पड़े, हम सोने की चिड़िया हैं पड़े, इसलिए हमने शांति से सारा शॉट करना तो वही करा। तो अलग अलग माइंडसेट्स हैं पड़े। जिस दिन अयोध्या में बीजेपी हार गई, ये अयोध्या के हिंदुओं को भी गालियां देने लगे। गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक शख्स तो वो था जिसने कन्हैया कुमार को रैली में थप्पड़ मारा था। आप पूछोगे कि अयोध्या के हिंदुओं के बारे में इतने भद्दे कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां बीजेपी हार गई। इस बात से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इन लोगों का रिलीजन है मोदी पंथ, और इन लोगों का काम है चाटुकारिता करते हुए सत्ता की मलाई चाटना। कितने मीम पेजेस को मैंने देखा है, शायद से टैटवी इंडिया था और शायद से उसमें वो भी था, एडल्ट सोसाइटी भी था, जिन्होंने, पक्का नहीं है, नॉट 100% श्योर, बट मैंने देखे हैं कुछ मीम पेजेस में जहाँ पे वो डाला जा रहा था, अयोध्या से रिलेटेड डाला जा रहा था कि मर्द हमेशा अपनी पसंदीदा औरत से धोखा खाता है टाइप्स। बहुत सारे मीम्स डले हुए थे, अलग अलग पेजेस पे डले हुए थे। मेरे को ये 2 याद आ रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, मैं पहले ही कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट शायद से उन्होंने डाला था।
सच बात तो यह है कि एल्विस जैसा इंसान जो अपने ही देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहता हो, वो देश प्रेमी कैसे हो सकता है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है जहां अपने ही राष्ट्र की अखंडता पर हमला करो, हर रोज नफरत का जहर घोलो समाज में? उपनिषदों में ऐसे लोगों को छोटी सोच का इंसान कहा गया है। निज परो लाइक तुमको एक फैक्ट की बात बताता हूँ। मैं अपने कॉलेज टाइम में मतलब काफ़ी मुस्लिम्स के साथ रहा हूँ। इवन हम जब ट्रेनिंग पे भी गए थे, मेरे साथ मुस्लिम ही मुस्लिम थे। हमने एक एक प्लेट में खाना खाया और बहुत अच्छे लोग थे यार। ऐसा कुछ भी उनके माइंड में मेरे को थॉट नहीं फील हुआ कि हाँ वो ऐसा सोच रहे होंगे। और मतलब काफ़ी अच्छे, मैं यहाँ पे नाम तो नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन उनका नाम भी मतलब दूर से पता चले क्या तगड़ा नाम है बड़ा। लेकिन ऐसा कुछ भी ना उन्होंने मेरे साथ भेदभाव रखा, ना मैंने उनके साथ भेदभाव रखा। हाँ, लोग हो सकते हैं जिनके माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें हों, मतलब हिंदुओं को लेके, जैसे हिंदुओं में मुस्लिमों को लेके हो सकता है, बट हर बंदा वैसा हो जरूरी नहीं है जरूरी। लाइक उनको भी अपने पीओवी से लगता होगा कि हिंदुओं में ये है पड़ा कि वो डिफरेंशिएटर क्रिएट करते हैं हमारे बीच में, और हमारे मन में भी है पड़ा, बट हर केस में हो आई डोंट थिंक सो। लाइक मैं तो हरियाणा में रहता हूँ, यहाँ पे तो बहुत कम लोग मुस्लिम है पड़े, हिसार में तो ना के बराबर है पड़े। और उस माइंडसेट से जाके मैं डायरेक्टली एकदम से मुस्लिमों के बीच में रहा हूँ। वहाँ पे जहाँ पे मैं कॉलेज में रहा हूँ वहाँ पे मुस्लिम ही मुस्लिम थे, और कभी मेरे को ऐसे अलग डिफरेंशिएटर क्रिएट होता हुआ किसी बंदे से फील नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। लोग बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लाइक मुस्लिमों में भी बात करी जाती है हमारे बारे में, और हमारे में भी बात करी जाती है मुस्लिमों के बारे में, बट आई डोंट थिंक एंड ऑफ द डे हर बंदा सेम होता है। हर बंदे की अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग माइंडसेट है बड़ा। कुड बी ए पॉसिबिलिटी, अगर तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारा हिंदू बंदा डर के भाग जाए और मुस्लिम बंदा साथ दे दे, या फिर कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि तुमको मुस्लिम बंदा लूट के चला जाए और हिंदू बंदा तुम्हारी हेल्प करने लग रहा हो। कुछ भी हो सकता है। इट्स अबाउट द माइंड सेट, नॉट अबाउट द कास्ट। मेरे को ऐसा 120% लगता है, क्योंकि मेरे को भी मेरा माइंड सेट ज़्यादा बेटर लगता है कि एटलीस्ट मैं कास्ट पूछ के दोस्ती नहीं कर रहा, मैं दोस्त का नेचर देख के दोस्ती कर रहा हूँ। बहुत फर्क है। वेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, यानी यह मेरा वह पराया, ऐसी गिनती छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, जो G20 की थीम थी, वसुदेव कुटुंबकम। अब पूरी दुनिया को परिवार मानो, इस सोच को तो कहाँ एल्विस समझ पाएगा, लेकिन कम से कम देश को तो मत तोड़ना। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख की जरा क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो, आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे, ठीक है ना। आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। हाँ, ऐसे लोग हैं भाई। अब तुम मानो ना मानो, अगर तुम्हारा माइंडसेट का बचपन से बेल्ट ऐसा है पड़ो तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन लोग अच्छे हैं भाई। ऐसा भी नहीं है कि हर बंदा सेम सोचता है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि मेजॉरिटी जहाँ पे हिंदुओं के वहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं, अच्छे से रह पाते, सेफली रह पाते हैं। कुछ लोग नहीं रह पाते, बट मेजॉरिटी रह पाते हैं। हमारी भी वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं पड़े। अगर तुम देखने जाओगे तुमको मिलेंगे। क्या करें? इस गली में मैं अकेला हिंदू, ये देख, नहीं है किसी बात का खतरा नहीं है। ये सिंपल, जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ पे भी मैं अकेला ही था, ऑलमोस्ट अकेला था। मतलब कुछ लोग और भी थे, लेकिन मेजॉरिटी वहाँ पे मुस्लिम ही थी। ऐसा कुछ भी कभी 1% भी फील नहीं। और किसी ने मेरे को बदतमीजी से भी ट्रीट नहीं करा, किसी ने मेरे को धमकी नहीं दी, कोई मेरे से लड़ा नहीं। मतलब छोटी मोटी अगर बहस भी हुई है ना, तो भी वो 2 मिनट में भाईचारे में बदल गई है। मतलब ऐसे माहौल में मैं रहा हूँ, 3 साल रहा हूँ मैं। ऐसी बात है कि किसी भी रिलीजन का जो भी इंसान गलत करे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर उस पर एक्शन ले, और बाकी सभी लोग देश में शांति से रह सके। इतनी सिंपल सी बात तो समझ ले, अपने यहाँ डाल ले। मैंने तेरे 4 एंटी हिंदू वीडियोस की बात करी थी एक पिछले वीडियो में। एक वीडियो था जहां तू चिलम को भोले का प्रसाद बता रहा था, भगवान शिव को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। ये वीडियो अब तूने हटा ली है, जो कि अच्छी चीज है, तो तेरी तारीफ की जानी चाहिए, गुड बॉय। दूसरा वीडियो था जहां तू हिंदू मंत्रों का मजाक उड़ा रहा था। और पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। वो वीडियो भी अब तूने हटा ली है, फिर से गुड बॉय। लेकिन 2 और तेरी मैंने वीडियोस बताई थी। एक जहां तू पीछे जय श्री राम लिखकर कहता है कि ये ऐप इंस्टॉल करो, यहाँ कैडी कैडी स्ट्रीमर्स मिलेंगी, स्वाद आ जाएगा, तूने कहा। बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो, बाहर के हो। 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है, और भाई बहुत कैडी कैडी स्ट्रीमर्स है। मतलब
स्वाद आ जाएगा तुम्हें। इस पार्ट को तूने अभी तक हटाया नहीं है, तो इस पार्ट को रिमूव कर दे। भगवान राम का पीछे नाम लिखकर ऐसी छिछोरापंती करना अच्छा नहीं होता। एक चौथी वीडियो है जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है, जहां तू हनुमान चालीसा का मजाक उड़ा रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये वीडियो तूने अभी तक नहीं हटाई है, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। टाइम जितना मैंने पार्ट यहाँ पे देखे उसमें मेरे को कुछ गलत पता नहीं चला है, बाकी पूरा देखूंगा तो ही पता चलेगा। मैंने नहीं देखा ये वीडियो। कोड है 550 से लेकर 608, 851 से लेकर 905। ब्रो भाई ये बंदा यार अलग ही गट्स पे चल रहा है। बंदे ने टाइम कोड भी दे दिया। इवन कह रहा है ले भाई तो टाइम स्टैंप ले, इधर इधर से रिमूव कर दे। वीडियो को देखने के बाद इस पार्ट को ट्रिम कर दियो। अब अगली बात ये है कि तू भगवान राम की तस्वीर लगाकर एक हुडी बेच रहा है, धर्म के नाम पर अपना बिजनेस चला रहा है। प्रॉब्लम वाली बात ये है कि तू हिंदू धर्म के शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आचार्य प्रशांत बता चुके हैं, मैंने भी कई वीडियोस में बताया है कि धर्म हिंसा तथैव च, ये लाइंस किसी हिंदू स्क्रिप्चर में कहीं नहीं कही गई है। कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म हिंसा तथैव च। और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं है हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती है। या तो तुमने दिखा दे कि किसी हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये लाइंस लिखी गई हैं, या फिर इस हुडी को अपनी क्लोथिंग लाइन से हटा दे, नया डिजाइन करवा लियो जिसमें एक्चुअली में हिंदू स्क्रिप्चर्स की लाइनें लिखी हो अपने हुडी पर। अब मैंने भगवान राम के ऊपर वीडियोस बनाए तो तुझे करंट लग गया। हमारे ध्रुव भाई इतने बड़े राम भक्त है। तुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम है। ये जो तेरे दिल में नाथूराम गोडसे है ना, इसको बाहर निकालना है। तेरे दिल को शुद्ध करने की जरूरत है। इसमें उपनिषद की वसुदेव कुटुंबकम की हिंदू टीचिंग्स डाल। अब यार एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर एल्विश थोड़ा सा ब्रेन से चलेगा तो इसमें बहुत कुछ सीखने को है पड़ा। मतलब कंप्लीट पर्सनैलिटी चेंज तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती है, लेकिन अगर सीखना चाहे तो इस वीडियो से बहुत चीज़ें सीख सकता है। लाइक फर्स्ट कंप्लीट नॉलेज हो तभी बोलना चाहिए। लाइक मेरे को जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है मैं उस पर कभी नहीं बोलता। मैं ओपनली कहता हूँ मेरे को नॉलेज नहीं है जी, ये हाथ खड़े हमारे, सिंपल एज दैट। दूसरा, सोशली तुम इतने एक्टिव हो तो तुमको वॉयलेंस को कम करना चाहिए। और तीसरा, अगर तुम हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हो तो बाकी धर्म की रिस्पेक्ट करना सीखो। रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके बारे में कुछ बोलो मत, शांत रहना सीख जाओ। फिर अपने धर्म की बात करते रहो, दूसरे धर्म की बात ही मत करो, सिंपल। बातें तो और भी बहुत सी हैं करने की, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। खासकर मिसोजिनी के बारे में अभी ज्यादा बात करी नहीं है। किसी औरत को तू मजाक में चुड़ैल कहता है, भाई देख लो भाई चुड़ैल। तो फिर एक वीडियो में कहता है कि ये लड़कियां मजे लेने वाली नहीं होती। लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कार लेने जाता है तो तुझे ये समझ नहीं आता कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है। अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। कम से कम इस चीज़ को तो मैं एज अ फन, मतलब नॉर्मल मजाक बकचोदी दोस्तों में चल रही है वैसा कह सकता हूँ। इस चीज़ को मैं इतना ज़्यादा इशू वाला नहीं सोचूंगा। ठीक है, चलता है इतना। तो आंटी से ही शर्मा लेता, कहता है कि माँ ये कटारिया तो रशियन से चिपट गया। आज तो फुल अयासी करिए, कटारे रशियन के चिपट रहा हूँ। कभी सोचा कि आंटी इतना ऑकवर्ड महसूस कर रही? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नो कमेंट्स ऑन दिस। नहीं जी भाई, नहीं, ये गलत है। ओवरऑल ये जो वीडियो है इसमें बहुत कुछ सोक इन करने के लिए होगा तेरे लिए। तू ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए क्लियर कट सिंपल भाषा में 10 टास्क तेरे को देना चाहूंगा। ये 10 चीजें कर ले ताकि तू अपने फॉलोअर्स को सुधार सके और हम साथ में मिलकर समाज को और देश को सुधार सके। नंबर 1, नफरत फैलाना और देश को तोड़ना बंद कर। इस नरसंहार समर्थक कैरेक्टर की कवर पिक को हटा दे अपनी ट्विटर प्रोफाइल से और स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे किसी संत रूपी इंसान की तस्वीर लगा। फिर ट्वीट नहीं तो दोनों ही हटा दे। अगर ये नहीं डाल सकता तो फिर वो वाली हटा दे, खुद की डाल दे। अगर ये नहीं डाल सकता तो ट्वीट कर भारतीय एकता जिंदाबाद, तब जाकर फिर खुद को राष्ट्रवादी कहना। नंबर 2, जनता। भाई जहां तक मेरे को जितना लगता है उसके मन में ईगो भरा पड़ा है, मेरे को नहीं लगता कि वो इसमें से एक भी चीज फॉलो करेगा। समझदार होएगा अगर कर लेगा तो। कि देश के यूथ की आवाज तू उठाए, ये तुझसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकता, शायद तेरे लिए ज्यादा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटिंग एप्स को प्रमोट करना बंद कर दो। ये बंद नहीं होगा। घटिया एप्स देश के यूथ को गलत दिशा में ले जा रही हैं। अगर तुझे स्पॉन्सर चाहिए, एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कर दियो, मैं तुझे स्पॉन्सर्स ला के दूंगा। नंबर 3, जो एंटी हिंदू वीडियोज हैं तेरे चैनल पर, भगवान राम का नाम लेकर पंक्ति करने वाली वीडियोज हैं और हनुमान चालीसे का मजाक उड़ाने वाली वीडियोज हैं, उन पोर्शंस को क्लिप कर दे अपने वीडियो से। नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, मेरे को पता नहीं करेगा।
और दूसरी तरफ बैटिंग वाला यार देखो, जब बीसीसीआई खुद प्रमोट कर सकते हो उस चीज़ को, तो ये तो छोटा सा यूट्यूबर है उनके सामने, अगर उनसे कंपेयर करा जाए तो। अगर कचरे की सफाई करनी है तो सबसे पहले तो बीसीसीआई से सफाई करो, सबसे ज़्यादा वही प्रमोट करते हैं। वो बंद करे तो शायद इनको भी अक्ल लग जाए थोड़ी सी, अगर वो लगे रहेंगे तो ये भी लगे रहेंगे, इसके जैसे बहुत है जो लगे ही रहेंगे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 4, जिस हुडी पर तूने ये स्क्रिप्चर्स को डिस्टॉर्ट किया, इसको हटा देना रिडिजाइन चाहिए। कर ले, उस वाली हुडी को हटा दे और एक ऐसे कोट का इस्तेमाल कर जो एक्चुअली में हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो। नंबर 5, एक ये तेरी वीडियो है होली पर भांग पीकर सेट हो गए, उस वीडियो को हटा दे। अगर तुझे नशा करना है तो तू कर ले, तेरी मर्जी। नहीं यार, ये थोड़ा एग्जैजरेशन है बड़ी। देखो भाई, मैं फेयर हूँ, मैं मेरे लिए कोई मेरे ये सगे नहीं है, बस जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। होली पे भांग पीना आई डोंट थिंक ये गलत है पड़ा, वो नशा नहीं है एक तरह से, वो बस मस्ती के लिए पत्ते हैं पड़े, कोई वो ड्रग एडिक्शन वाली चीज़ नहीं है, अल्कोहल एडिक्शन वाली चीज़ नहीं है, वो पत्ते घोल के पीने वाली चीज़ है। मैं कोई नशेड़ी नहीं हूँ भांग का, लेकिन होली पे तो चलता है भाई, वो बना ही होली के लिए, अगर उसी दिन ही ना पी तो क्या हुआ, वो तो बनता है, वो ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ठीक है, लेकिन देश के यूथ को इस गलत डायरेक्शन में मत लेकर जा। नंबर 6, जिस वीडियो में तू और तेरे दोस्त उस सेल्स गर्ल के बारे में नॉनसेंस बात कर रहे हैं, वो घिनौना वीडियो हट जाना चाहिए। अगर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर बहुत ज़्यादा वाहियात बात करिए तो आई कैस हटा देनी चाहिए, अगर नॉर्मल मस्ती बात करिए, बेसिक्स में बात करिए तो चल जाएगा। नहीं होता जहां किसी छिछोरे एक्सप्रेशन के साथ तुम किसी लड़की की डिग्निटी पर अटैक करने लगो। नंबर 7, क्लास 7 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक, सॉरी पोज लगेगा यहाँ पे ज़्यादा, फिर गलत है। अगर ऐसा करा है डिग्निटी पे अटैक करा तो गलत है, तो हटा देनी चाहिए। उठा और उसमें परसेंटेज का जो चैप्टर है एक बार उसे रिवाइज कर लो। भाई खुद तो मैं भी कहूंगा, तुम खुद बहुत सच चीजें दिखा रहे हो। तुम गोल्ड का रेट जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, अब हमारी सरकार के हाथ में थोड़ी है। गूगल कर कि गोल्ड का रेट कैसे डिसाइड होता है, इससे तुझे समझ में आएगा कि गोल्ड का भाव डिसाइड होने में सरकार का क्या रोल होता है। ये वाला आर्टिकल सामने आएगा, इसको एक बार पढ़ लियो, क्योंकि देख बेवकूफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है अगर किसी इंसान को उसकी बेवकूफी का एहसास ही ना हो। नंबर 8, मैंने देखा कि तूने गालियां देनी कम कर दी हैं। जो वीडियो तूने मेरे ऊपर बनाया था उसमें एक भी गाली नहीं थी, बहुत ही अच्छी बात है, गुड बॉय। अब अपनी एल्विश आर्मी को भी रील बनाकर या ट्वीट करके कहे कि ये माँ बहन की गंदी गालियां आज से देना बंद कर दो। वो 295 गाने में एक लाइन है ना कि तेरी माँ और उसकी माँ में फर्क कुछ नहीं। ये अक्ल उन्हें थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन तुझे थोड़ी अक्ल आ गई है इस मामले में, इसलिए अब अपनी एल्विश आर्मी को भी सिखा। वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन तू कोशिश तो कर अपनी तरफ से। नंबर 9, यही मैं कह रहा हूँ, जिसने नहीं मानना होगा, सट्टेबाजी में नहीं घुसना होगा, वो नहीं घुसेगा। यही चीज मैं कह रहा था। करने वाले और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले तू बहुत गाने बना चुका है। अगला गाना किसी अच्छी चीज पर बना। ये हनी सिंह और बादशाह टाइप के गानों से जो गंदगी फैलती है, इसकी जगह कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर भारतीय संस्कृति में। और फाइनली टास्क नंबर 10, आखिरी चीज। बचपन में वो गेम याद है जो हम खेला करते थे, पोशम पा भाई पोशम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। याद रखियो कि ये बचपन का एक गेम था, तू रियल लाइफ में पोशंपा क्यों खेल रहा है? कहीं पर मारपीट करता है, कहीं पर किसी को धमकाता है, कहीं स्नेक वेनम वाला केस निकल कर आता है, तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो नीचे के 2 हैं उसका मेरे को रियल प्रूफ नहीं मिला, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो अपने आप ही जुडिशियरी अपने आप डिसाइड करेगी। उसमें जब हो जाएगा डिसाइड तब मैं कुछ बोलना चाहूँगा। अभी मैक्सटन वाला जैसा है पड़ा, और जो वो पब्लिकली जो दूसरे बंदे पे हाथ उठाया उसको तो बंद करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल बंद करना चाहिए। वो बहुत गलत है। और अगर इफ़ यू हैव द गट्स टू स्लैप समवन देन गो अलोन, अकेले जाओ, बंदे लेके नहीं। इस सब से मन नहीं भरा क्या? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लोगों के बारे में इतनी उठपटांग चीजें कहेगा तो किसी दिन क्रिमिनल डिफेमेशन का केस भी लग जाएगा तेरे ऊपर। नफरत फैलाएगा तो किसी दिन 153A का केस भी लग जाएगा, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी। एक बार तो तूने किसी को कार से टक्कर ही मार दी थी, वो इंसान बच गया, थैंकफुली शुक्र है। किसी न किसी दिन ये पोशम पा के इस गेम में तू सही में जेल की रोटी खाने लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ सुधर जा, अभी भी टाइम है। उम्मीद करता हूँ ये काउंटर तेरे लिए काफी रहा होगा। अभी भी मन ना भरा हो काउंटर से तो मुझे बता दियो। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये काउंटर इन सभी गोदी यूट्यूबर्स के गैंग के लिए काफी रहा होगा। उम्मीद है बाकी गोदी यूट्यूबर्स को भी एक सीख मिलेगी इस वीडियो से। तब तक के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है यूट्यूब को अपना करियर बनाने में, तो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड है elvish420। और रिलीजन वाले एस्पेक्ट के ऊपर एक और जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया था वो ये है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके 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 लाइक पिछला वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड था, ये वाला वीडियो डायरेक्ट टारगेटिंग वाला था कि जो तूने बोले ले उस चीज़ का जवाब। इस वीडियो में पॉलिटिशियन टॉक्स कम थे, फैक्चुअल टॉक्स ज़्यादा थे, खुद के ऊपर जो बातें हुई थी वो वाली टॉक्स ज़्यादा थी। ओवरऑल बहुत सी चीज़ें थी, मतलब 80% ऑफ चीज़ें जो ध्रुव की थी वो मेरे को फेयर लगी, बिल्कुल राइट लगी। 20% कह सकते लाइक वो जो सा भांग पीना होली पे वो वाला ठीक है, चलता है, इतना दोस्तों में बकचोदी भी चलती है। अगर उसने वो चीज़ नहीं करी है लड़की की मतलब आउटर लुक के हिसाब से कुछ गंदा नहीं बोला है तो ठीक है, मैंने नहीं देखा वीडियो। अगर नहीं बोला है तो ठीक है, अगर बोला है तो गलत है टोटली। ओपनली अगर तुम वीडियो डाल रहे हो तो उसमें ऐसे कर रहे हो रशियन वगैरह फलान ढिंकान, अगर तुमने हदों को पार करा है तो तुमको हटानी चाहिए मेरे हिसाब से। बट ओवरऑल वीडियो ये भी बहुत अच्छा था आई थिंक। बट यार टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, जितने भी और यूट्यूबर्स है पड़े जिनको भी ध्रुव राठी ने इसमें बोला है एंड में कि समझ जाओ संभल जाओ, आई डोंट थिंक वो समझने वाले हैं। वो लोग मौके का फ़ायदा उठाएंगे व्यूज़ कैप्चर करने के लिए और ज़्यादा कूदेंगे इसमें, वो फैक्ट्स को नहीं देखेंगे, वो रियलिटी चेक्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की तरफ फोकस रहेंगे। बट वीडियो काफ़ी अच्छा था ओवरऑल। सो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन माय फाइनल रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स बाय ध्रुव राठी ऑन एल्विश यादव। तो अभी चलते, गुड नाइट, बाबा शब्बा खैर, सायोनारा।